जेनजी और युवा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है सबसे बड़ी। आपको लगता है कि वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े जी जैसे लोग, राम माधव भी इनफैक्ट, ये लोग अब जेनजीज के नैरेटिव को बदल पाए? लेकिन क्या सोशल मीडिया पर आपकी उसकी तरह की होल्ड बरकरार है? इसको कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। तो मेरे ख्याल से द्विवेदी को इसीलिए लाया गया है। संगठन के पुराने आदमी हैं। यहाँ पर जातिगत समीकरणों को साधने की भी कोशिश की गई है कि आपको जैसे जिस पॉलिटिकल पार्टी से जिस तरीके से निपटना हो वो आप निपटने के लिए तैयार है। महिला है इसलिए मैं उम्र नहीं बताऊंगा, मेरे राज्य से वो आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस YouTube के मंच पर आपका स्वागत है। बहुत दिन बाद ये वीडियो डाल रहा हूं, उम्मीद करता हूं कि अब ये कंटिन्यूटी लगातार बनी रहेगी। और आज ये वीडियो मैं इसलिए डाल रहा हूं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम की आज घोषणा हो गई है। एक लाइन में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूंगा कि जोश के साथ साथ होश, इस पर भी नजर रखी गई है। गति के साथ साथ पार्टी की प्रगति, इस पर भी नजर रखी गई है। और जो महत्वपूर्ण नाम सामने आए हैं उन नामों का हम विश्लेषण करेंगे। दो लोगों को बनाए रखा गया है जनरल सेक्रेटरी के तौर पर। उनमें एक नाम विनोद तावड़े, दूसरा नाम सुनील बंसल जी का है। क्या खासियत है उनमें? बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन BL संतोष और उनकी टीम बनी हुई है, उसके पीछे क्या सोच है, इन तमाम चीजों को समझेंगे। और मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश हैं। ओम प्रकाश बिहार से आते हैं और बहुत नजदीक से इन्होंने राइज देखा है नितिन नवीन का। जब वो पहली बार चुनाव लड़े थे तब से लेकर अब तक जब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। क्या सोच रहे होंगे ओम प्रकाश नितिन नवीन अपनी नई टीम को बनाते वक्त? देखिए दीपक जी, चैलेंजेस तो बहुत हैं और इस बात से ना तो आपको इनकार है ना हमें इनकार है, और जाहिर सी बात है जो पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है उसको तो बिल्कुल इनकार नहीं। तो उस चैलेंजेस को मीट करने के लिए टीम नितिन बनाया। इस टीम की मुझे जो समझ में आई कि महिलाएं और जेनजी दो ऐसे तबके हैं जिसको बिल्कुल निशाने पे लाने, मतलब जिसको निशाना लगाते हुए टीम को बनाया गया है। और एक सूत्री कार्यक्रम होगा कि साहब महिलाएं जो बीजेपी के साथ थी वो हैं और बनी रहे। दूसरी जो जेनजीज को लेकर पूरे देश में बातें हो रही हैं और एक तबका आंदोलन कर रहा है, एक तबका कंफ्यूज है, कुछ लोग प्रो हैं, कुछ अगेंस्ट है, तो उसको कैसे हम अपनी बातों को बताएं और हम अपने साथ लेके चले कि साहब अकेला मत चलो, साथ में चलो। तो जो टीम बना है वो देखिए ना, आप महिलाओं को देखिए, मतलब आप बेहतर समझते हैं कि साहब 13 में से 6 महिलाएं हैं और स्मृति ईरानी जैसी वोकल, आपने बिल्कुल ठीक कहा, जोश के साथ होश। तो मुझे लगता है कि टीम नितिन नवीन एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपनी टीम बना रहे हैं उसकी कोशिश उनकी यही होगी है कि साहब महिलाएं, जेनजी, उसके साथ सभी तबके जुड़े, सभी तबकों को एक साथ लेकर हम आगे बढ़ सके फ्रेम में। और सुनील बंसल का बने रहना, विनोद तावड़े का बने रहना, अनिल बलूनी का बने रहना, संबित पात्रा का नॉर्थ ईस्ट देना, BL संतोष जी का बने रहना, मुझे लगता है मोरलेस ये संदेश है साफ साफ कि साहब हम सभी का ध्यान रखेंगे, हम सभी को साथ लेकर चलेंगे और जो नई टीम है वो इनके साथ मिलके कदम से कदम बढ़ाएगी। मैं बल्कि दीपक जी आपसे यहां समझना चाहूंगा कि आप जोश के साथ होश का संदर्भ क्या था? संदर्भ ये है कि देखिए इसमें वसुंधरा राजे सिंधिया जैसी स्टॉलवर्ट जो नेता हैं वो हैं, और दूसरी कविता पाटीदार जो कि मध्य प्रदेश से आती हैं, यंग जनरेशन की जिनको हम कह सकते हैं, वो यहाँ पर हैं। महिला हैं इसलिए मैं उम्र नहीं बताऊंगा, मैं अभी से कह देता हूँ महिलाओं की उम्र हमको सार्वजनिक तौर पर नहीं लेना चाहिए, मेरे राज्य से वो आती हैं। लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? सबसे बड़ी चुनौती उसकी जेनजी है। मैं जेनजी नहीं, इसको युवा कहूंगा, क्योंकि आप देखिए जेनजी जिसको हम कहते हैं 2017 से लेकर 2012, 1997 से लेकर 2012 के बीच के जितने लोग हैं वो जेनजी में आते हैं। कितनी पॉपुलेशन है? एक अनुमान के मुताबिक लगभग 40.7
41 करोड़ के आसपास, इनमें से कई सारे वोट पड़ेंगे, कई सारे वोटर बनेंगे, वोट भी डालेंगे, वो एक बड़ी चुनौती है। तो जेन जी और युवा वर्ग जो है वो भारतीय जनता पार्टी की चुनौती है सबसे बड़ी। उसको कैसे दिक्कत क्या है? उसको दिक्कत कहाँ है? दिक्कत जैसे मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी बताऊं, पार्टी देखिए सबसे बड़ी चीज किसी पार्टी के लिए क्या होती है? नैरेटिव बिल्ड करना, और उसके आधार पर जोश और होश दोनों का कॉम्बिनेशन लेकर उस नैरेटिव के साथ पूरी पार्टी को आगे बढ़ा देना। अभी आप देखिए 2014 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेन किस तरीके की उन्होंने सोशल मीडिया के आधार पर बड़ी कैंपेन की थी। चुनौती क्या है वो मैं आपको बता दूं, कॉकरोच जनता पार्टी का ये आंदोलन जिसमें भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक नैरेटिव को कंप्लीट कंट्रोल करती थी, कम से कम कांग्रेस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव को वो पंचर कर देती थी, लेकिन इस जेन जी प्रोटेस्ट के उस नैरेटिव को वो पंचर नहीं कर पाई। तो उससे कैसे लड़ना है कि आज की तारीख में क्या ट्रेडिशनल मीडिया जो है वो पुरानी बात हो चुका है? आपको लगता है कि वसुंधरा राजे, स्मृति ईरानी, विनोद तावड़े जी जैसे लोग, राम माधव भी इनफैक्ट, ये लोग अब जेनजीज के नैरेटिव को बदल पाएंगे? मुझे ये लगता है कि अगर पार्टी ढंग से कम्युनिकेट करेगी, उनके फॉर्म में कम्युनिकेट करेगी, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा अच्छा लगता हो कि मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे साथ है, लेकिन क्या सोशल मीडिया पर आपकी उसकी तरह की होल्ड बरकरार है? जिस तब 2014 में प्रधानमंत्री 19 में जो था वो तो नहीं है। हाँ, और इस बात से इनकार नहीं है बिल्कुल। 2014 में जब प्रधानमंत्री जीत कर आए थे तब क्या था? फेसबुक था, एक्स नहीं था, ट्विटर था, है ना? बिल्कुल। ये शॉर्ट्स, टिकटॉक, इंस्टा, ये कुछ नहीं था। लेकिन आप देख रहे हैं 2024 के बाद इसकी बाढ़ आ गई है, बाढ़ आ गई है, और इसको कंट्रोल करना भारतीय जनता पार्टी के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि आप सीधा संवाद करें। देखिए प्रधानमंत्री को भी इंस्टा की फ्रेम में आना पड़ गया छात्रों को संबोधित करते हुए। अलग बात है 500 मिलियन क्रॉस कर गए द सेम डे। हाँ, बहुत अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री की उस तरह की अपील बनी हुई है। और क्या सब काम प्रधानमंत्री ही करें? तो सब काम प्रधानमंत्री नहीं करें, इसीलिए नित्य नवीन है, पार्टी है, उनकी नई टीम है, उसके साथ पूरा का पूरा काम करना है। मैं यहां पर एक और बात जोड़ दूं, जो पहली चुनौती इन जेनजी को संभालना, दूसरी चुनौती परंपरागत वोट बैंक महिलाओं को संभाल के रखना, और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती जो परंपरागत पॉलिटिकल पार्टी है वो अपने ग्राउंड को फिर से रिगेन ना करें, इसको लेकर चेक्स एंड बैलेंसेस पहले की तरह बनाए रखना। इसीलिए उत्तर प्रदेश पर खासा जोर दिया गया है। नहीं, मैं यूपी से ही शुरू करूंगा कि जो टीम बनी है आपके नजर में उसके क्या मायने? जैसे हरीश द्विवेदी, मतलब जितना मैं समझता हूं या जितने पॉलिटिकल सर्कल में जो चर्चा होती है, और एक आम कार्यकर्ता भी दीपक जी आज के दिन में समझता है, सब अवेयर है, सोशल मीडिया से लेकर सब जगह लिखी जाती है कि साहब बिल्कुल एंटी टीम के लोग यूपी के अंदर जो माना जाता है उसमें हरीश द्विवेदी का भी एक चेहरा आता है। ऐसे में हरीश द्विवेदी को राष्ट्रीय महासचिव बनाना जब यूपी में सामने चुनाव है, क्या मैसेज देता है? देखिए सबसे बड़ी बात, उनको 2 महासचिव बनाने थे जो 50 साल से कम के हो। हरीश द्विवेदी उसमें फिट बैठते हैं। दूसरी बात, ब्राह्मण समाज से आते हैं वो, और ब्राह्मण समाज का वोट कितना है? लगभग 13 से 14% के आसपास। बहुत बड़ा वोट बैंक है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो मेरे ख्याल से द्विवेदी को इसीलिए लाया गया है, संगठन के पुराने आदमी हैं, एबीवीपी से जुड़े रहे हैं, संघ से जुड़े हैं, और दूसरा नाम स्मृति ईरानी का, क्योंकि आपको देखा, आपको अखिलेश यादव को भी रोकना है, आपको राहुल गांधी को भी रोकना है। तो राहुल गांधी पर तो स्मृति ईरानी का गांधी परिवार पर रिसर्च ठीक ठाक है ना। तो अच्छा बोलना हो, बुरा बोलना हो, सीधा हमला करना हो, तो मेरे ख्याल से ये 2 जिम्मेदारियां इसीलिए दी गई हैं। सुनील बंसल पार्टी का अनफिनिश्ड एजेंडा, उड़ीसा में सरकार बनाई, पश्चिम बंगाल में सरकार बनाई, तीसरा अनफिनिश्ड एजेंडा नॉर्थ में अब कौन सा है? पंजाब का। तो मुझे लगता है पंजाब पर भारतीय जनता पार्टी की नजर है, इसीलिए बादल परिवार के जो मनप्रीत बादल को आज लाया गया है भारतीय जनता पार्टी के तेलंगाना की जिम्मेदारी दे दी गई है वैसे, क्योंकि तेलंगाना का मिशन नेक्स्ट मिशन बिल्कुल से, लेकिन तेलंगाना से पहले पंजाब आएगा, हमको इसको भूलना नहीं चाहिए। तो ये जो नाम है ये इसी के लिए है। मुझे नहीं लगता कि इसको किसी के समर्थन या किसी के विरोध में देखना चाहिए, मेरे ख्याल से इन टोटो देखना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, नितिन नवीन जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कह चुके हैं कि आपको जैसे जिस पॉलिटिकल पार्टी से जिस तरीके से निपटना हो वो आप निपटने के लिए तैयार हैं। मतलब हर तरीके से चेक एंड बैलेंस। क्योंकि मैं सरप्राइज था कि वसुंधरा राजे सिंधिया को, जो मतलब इतनी बड़ी शख्सियत हैं, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, वही घोर विरोधी जो बिल्कुल जाना जाता है, सतीश पुनिया,
को राष्ट्रीय महासचिव बनाया। मतलब राजस्थान का एक ऐसा चेक एंड बैलेंस है। मेरे ख्याल से दोनों यहाँ पर जातिगत समीकरणों को साधने की भी कोशिश की गई है। अब आप देखिए, उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड और उसके बाद कौन से चुनाव होंगे? हिमाचल प्रदेश के बाद आप देखिए, इन द रन अप टू लोकसभा इलेक्शन, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ साथ राजस्थान, तो मेरे ख्याल से दोनों धड़ों को साधने की कोशिश होगी। वसुंधरा राजे सिंधिया का जो एक्सपीरियंस है और जो महिलाओं के सामने उनका एक फेस है, उसको देखने की या उसको पूरी तरह से पार्टी के लिए इस्तेमाल करने की पार्टी मेरे ख्याल से कोशिश करेगी। और वसुंधरा भी अच्छी कम्युनिकेटर है, महिलाओं में साख है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और कच्छ से कोहिमा तक सब लोग वसुंधरा राजे सिंधिया के फेस को जानते हैं। कुछ नए फेसेस को जानने और समझने में तो मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे जो सबसे महत्वपूर्ण लगता है, नितिन नवीन का हैंड पिक्ड करना आईटी डिपार्टमेंट की टीम को, दीपक महस्के, है ना, आप तो जानते हैं, आप मिले भी हैं उनसे। छत्तीसगढ़ में जब नितिन नवीन प्रभारी थे तो दीपक वहां के आईटी हेड थे। बिहार के चुनाव में भी उन्होंने मदद की, है ना, उनका बैकग्राउंड साइंस का भी है। तो मुझे ये बात बताइए, अमित मालवीय का हटाना इस समय जब बिल्कुल जेनजीज अपने हाइट पे हैं और नैरेटिव बिल्डिंग बहुत खतरनाक तरीके से देश में चल रही है, बीजेपी की एंटी भी एक लहर चलाई जा रही है, वैसे समय में छेड़ना बीजेपी आईटी सेल को, ये ठीक है? ये नहीं, मैं इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखता हूं। एक तो छवि किससे बनती है, नैरेटिव किससे बनता है? मेनस्ट्रीम मीडिया से बनता है। वहां पर आपने कंटिन्यूटी को बरकरार रखा है। अनिल बलूनी जी 12 साल से राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी है, लगभग उनको कंटिन्यू रखा गया है। आईटी सेल जहां आपको प्रभारी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय मीडिया टीम में है 12 साल से। प्रभारी तो नड्डा जी के साथ थे। नहीं, अनिल बलूनी मेरे ख्याल से राष्ट्रीय मीडिया टीम के प्रभारी अभी भी हैं। नितिन नवीन अभी भी हैं। इसके पहले नड्डा जी की टीम में थे, प्रभारी बने, उसके पहले वो राष्ट्रीय प्रवक्ता थे। वो अब अमित शाह जी की टीम के वक्त ही जो है वो राष्ट्रीय मीडिया के प्रभारी वो बन चुके थे। अमित शाह की टीम के वक्त, नड्डा जी के वक्त उनको कंटिन्यू रखा गया और नितिन नवीन जी के पास कंटिन्यू रखा जा रहा है। तो मीडिया है उसमें आप कंटिन्यूटी को बरकरार रख रहे हैं, जबकि आईटी जहां पर आपको सबसे ज्यादा जरूरत है बिल्कुल नैरेटिव बनाने की, मीडिया तो जो है जो नैरेटिव बन रहा है उसको आगे पुश कर सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो वहां मुझे लगता है नई टीम बेहतर ढंग से काम कर सकती है। नितिन नवीन बहुत अच्छी तरह से व्यक्तिगत तौर पर दीपक की कैपेबिलिटीज को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आप मुझे बताइए, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कितना बड़ा योगदान रहा था सोशल मीडिया का भारतीय जनता पार्टी को जिताने में, क्योंकि हर आदमी कह रहा था भूपेश बघेल जीत जाए। बिल्कुल दीपक जी, अगर आपको याद हो कि मैं आपको बताऊं, लाडली योजना एक बीच में मोहरा आया, लाडली बहन योजना, और उस योजना को इसी टीम ने, जिस टीम के भरोसे नितिन जी अब दिल्ली में आए हैं, उस टीम ने ऐसे घर घर पहुंचा दिया कि साहब रातों रात वोटर चेंज हो गए, रातों रात माइंडसेट चेंज हो गया। और इसी वोट की बदौलत छत्तीसगढ़ में बीजेपी बहुत बड़ा काम कर पाई। भूपेश बघेल जो लास्ट तक लग रहा था कि साहब रिपीट हो जाएंगे, वो हार गए। तो उस टीम एकदम आजमाया हुआ चेहरा है, काम देखा हुआ है, ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, आपको कुछ कहने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ेगी, आप कहेंगे और बात इशारों में समझ में आ जाएगी। फिर नैरेटिव बिल्डिंग का 2-3 स्टेट में उनका काम देख चुके हैं नितिन नवीन। तो मुझे लगता है कि नितिन जी की को काबिलियत देखने के बाद ही उन्होंने ये टीम बनाई होगी, वो टीम सोचे होंगे। और अमित मालवीय अभी भी सीनियर हैं और इन लोगों की मदद करते रहेंगे वो अपने हिसाब से। दीपक इसमें बहुत अच्छे हम्बल हैं, दीपक सबको साथ लेके चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन इसके अलावा राम माधव बड़ा सरप्राइज तरीके से उपाध्यक्ष पद पे दिखे। मेरे ख्याल से जो लोग काफी सीनियर हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनको उपाध्यक्ष ही बनाया जाता है। राम माधव 2014 से लेके जब अमित शाह जी पार्टी के अध्यक्ष बने तो उस पूरे दौरान वो जनरल सेक्रेटरी रहे। बहुत असंभव काम उन्होंने किए, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक अच्छी प्रेजेंस बनाना और सबसे अपोजिट विरोधी, हालांकि उस पर बहुत सवाल भी उठे कि आपने महबूबा मुफ्ती से क्यों सरकार बना ली, लेकिन आपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी को आपके सामने
रख दिया। इसके अलावा फॉरेन पॉलिसी पर उनकी समझ, जिसकी अभी बहुत जरूरत है, और पार्टी के अंदर फॉरेन पॉलिसी, जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह याद है अमेरिका में जो मेडिसन स्क्वायर गार्डन का जो पहला कार्यक्रम हुआ था जिसमें भारत वंशियों को संबोधित किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, उसमें राम माधव का बहुत बड़ा रोल था। राम माधव ट्रैक 2 के तौर पर, बीजेपी नेता के तौर पर श्रीलंका में हाल ही में पाकिस्तान के कुछ लोगों से ट्रैक 2 बातचीत हुई थी, उसमें भी शामिल रहे हैं। और राम माधव, ये भूलिए मत, आरएसएस के तब प्रवक्ता बने थे जब आरएसएस ने कभी सोचा भी नहीं था कि क्या हमको एक प्रवक्ता के पद पर बनाना होगा। लेकिन उनकी खुद की इच्छा थी कि अब आरएसएस से हटकर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। अब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर आ चुके हैं। मुझे लगता है वो इस टीम के एक बहुत स्ट्रांग पिलर होंगे, जो आइडियोलॉजिकल के लेवल पे, फॉरेन पॉलिसी के लेवल पे, और संगठन को गति के साथ साथ प्रगतिशील बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते। दीपक जी, मैं इससे पहले कि आगे बढ़ूं, इस टीम पे चर्चा करूं, आपको बीजेपी संगठन को देखते हुए 30-32 साल हो गए एक्टिवली, आपके नजर में सबसे सरप्राइज क्या है टीम नितिन में? मेरे ख्याल से इसमें जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी और जिस पर सबसे बड़ी चर्चा हो रही है वो स्मृति ईरानी को जनरल सेक्रेटरी बनाया जाना है। क्योंकि स्मृति ईरानी राहुल गांधी से हारी थी, हारने के बाद वो उनको फिर से कैबिनेट के अंदर भी नहीं लिया गया था। अभी राज्यसभा एक तरह से हाशिए पर थी। प्रगति ने, स्मृति ने जो है वो अपना जो कार्यक्रम है, क्योंकि साथ भी कभी बहू कई सालों बाद फिर से शुरू कर दिया था, उसको लेकर भी कई तरह की चीजें लाई जा रही थी। पर मेरा यह मानना है कि अगर उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया है तो पार्टी ने पहले उनसे बात करी होगी, और उस बातचीत के आधार पर मेरे हिसाब से जो सबसे बड़ा निर्णय है वो ये है कि स्मृति ईरानी को महासचिव बताना, और दूसरा आईटी सेल में दीपक म्हात्रे को लाना। मेरे हिसाब से ये दो सबसे बड़े निर्णय हैं जिसके ऊपर आगे का जो पूरा बेस है पार्टी का वो तैयार होगा। चेक एंड बैलेंस भी तो है, जैसे उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी सीएम के खिलाफ लगातार एक कैंपेन चलता रहता है। आपको हर 10वें दिन देहरादून का रिपोर्टर बता देगा कि साहब यहां तो सीएम बदलने की चर्चा चल रही है। ये हर जगह होता है। वैसे में रावत जी को उपाध्यक्ष बना के लाना और रखना, तो मतलब लगता है चेक एंड बैलेंस की भी पूरी कवायद की गई है। जब भी टीम बनाई जाती है तो मैं आपको बता दूं, अभी 23 राज्य और केंद्र शासित के प्रतिनिधि जो है इस पूरे के पूरे एक्सरसाइज के अंदर शामिल हैं। उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा हैं, उसमें यादव भी हैं, उसमें मौर्य भी हैं, उसमें माइनॉरिटी से स्मृति ईरानी भी हैं, उसमें रेखा वर्मा भी हैं, उसमें आप अल्पसंख्यक समुदाय से जो आते हैं बासित साहब की भी बात, और तारिक मंसूर, अगर मैं नाम गलत नहीं ले रहा हूं, तारिक मंसूर भी हैं। तो आपने उत्तर प्रदेश चुनाव का पूरा ध्यान रखा है। यादव भी इस टीम के अंदर है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक होलसम पैकेज है। ये पैकेज कैसा काम करता है, कैसा डिलीवर करता है, इसके ऊपर सबकी नजर लगी होगी। और हम जैसे पत्रकार तो कहते रहेंगे कि हाँ ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ, ये अच्छा हुआ, ये बुरा हुआ। अब देखते हैं सोशल मीडिया पर बीजेपी की कितनी रील्स आती है और युवाओं को कैसे अट्रैक्ट करते हैं वो। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन कई सरप्राइजिंग नाम है। मैंने ध्यान दिया, अगर आप देखेंगे कि राष्ट्रीय सचिव ऐसे लोग बने जो प्रदेश में कभी नहीं थे। देखिए, ऐसा तो हर टीम के अंदर होता है, कुछ नए लोगों को हमेशा जगह दी जाती है। अब मेरे ख्याल से हम एक बार फिर से जब इसका सूक्ष्म विश्लेषण करेंगे तो इस पर जरूर बात करेंगे। तो मेरे हिसाब से इसमें जोश भी है, इसमें होश भी है, इसमें गति भी है, इसमें प्रगति भी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की 3 सबसे बड़ी दिक्कतें: अपने लाभार्थी और महिला वोट बैंक को बनाए रखना, जेन जी तक अपनी आवाजें पहुंचाना, सरकार के काम को जनता तक वैसे ही पहुंचाना जैसे पहले और दूसरे टर्म में हुआ था, और 12 साल के बाद जो नए नए वोटर बनते जा रहे हैं उनको ये बताना कि 2004 से 2014 तक किस तरीके से सरकार चल रही है। तो कई सारी चुनौतियां हैं। अब नितिन नवीन की नई टीम किस तरीके से काम करती है, इसका पल पल का विश्लेषण मैं और ओम प्रकाश आपके साथ करते रहेंगे। आपको कैसा लगा? आप हमारी राय के बारे में क्या सोचते हैं? क्या हमारा ये लाइन ठीक है कि जोश और होश, गति और प्रगति सब कुछ एक साथ? कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर जरूर बताइएगा।